हो गया कॉमन। चलो देखो अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस चैप्टर को पूरा चैप्टर भी देखेंगे विद क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और कैसे इसका तुम्हारा एमसीक्यू होगा। सही से रहना क्लास में। सबसे पहले सवाल, तुम्हारा मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट तो हम क्या बोलते हैं कि अ मैग्नेट इज अ पीस दैट अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट इटीसी। मतलब हर चीज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। तो मैग्नेट के अंदर दो प्रॉपर्टीज हो गई, अट्रैक्टिव एज वेल एज डायरेक्टिव, मतलब अपनी तरफ खींचता है किसी चीज को। क्या चीज? मैग्नेट। एक मैग्नेट के बार मैग्नेट के अंदर कितने पोल हो सकते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। और अगर हमको किसी भी मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक डायरेक्शन पता करना है, नॉर्थ पोल से देख सकते हो। ठीक है, जिसे नॉर्थ पोल से हम देख सकते हैं। तो यहां पे अगर हम मान लो कोई मैग्नेट है हमारे पास, अगर इस मैग्नेट को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अगर हमने किसी मैग्नेट को ब्रेक कर दिया तो इसके अंदर जो पोल होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। इसके जो पोल होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट हो जाता है। जो इसके अंदर मैग्नेटिक पोल होती है वो अपने आप जनरेट हो जाता है। तो अब यहां पे अगला टॉपिक है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डायपोल। दो पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यहां पर मैग्नेट के चारों तरफ जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, या इसको हम लोग सिंपली कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। या उसको मैग्नेटिक फील्ड कहो या मैग्नेटिक फोर्स को, जो इसके चारों तरफ लग रही है, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसकी यूनिट होती है टेस्ला। कितना होता है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की सारी यूनिट टेस्ला। और 1 टेस्ला तुम्हारा होता है 10 टू दी पावर 4 गॉस। 10 टू दी पावर 4 गॉस होता है 1 टेस्ला, 10 टू दी पावर 4 गॉस। तो गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या है? बोलो, गॉस। और ऐसा क्या लिखोगे? टेस्ला। 1 टेस्ला 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। उसके साथ साथ 1 टेस्ला होता है 1 न्यूटन बाय 1 मीटर इंटू 1 एम्पियर। मतलब 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर इंटू 1 एम्पियर। ये ज्योमेट्री डिप्लोमा में पूछा है। 1 टेस्ला 1 न्यूटन बाय 1 मीटर इंटू 1 एम्पियर। अब उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है हमारा? देखना, मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने बताया। तो मैग्नेट के चारों तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो इसकी एक बाउंड्री होती है। जैसे यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है इसको हम लोग मैग्नेट के चारों तरफ जो उसकी फील्ड होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं। और मैग्नेट के चारों तरफ ऐसा कोई लाइन नहीं होता है। इट्स अ इमेजिनरी लाइन। इट्स अ इमेजिनरी लाइन। तो ये इमेजिनरी लाइन क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी और साउथ से नॉर्थ की तरफ। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। तो यहां पे हमारा सवाल क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो, बोलो,
ये कहां से ऑपरेट हो रही है पता ना, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्लाउड कहां पे है हमारा, क्लाउड कहां पे है इसकी क्लाउड कहां पे, पोल पे। इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा जो हमारा फोर्स है वो कहां पे लगता है, पोल पे। अगर पूछता है पेपर में कि ये फोर्स सबसे ज्यादा कहां पे लगती है, ये फोर्स सबसे ज्यादा पोल पे लगता है। तो उसके बाद ये ओरिजिनेट कहां से होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। इतनी बातें क्लियर है। आउटसाइड कहां लगेगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं इसको पेपर के लिए पढ़ करके जाना है। ये बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दोनों बात बराबर है, चाहे तुम्हारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पूछा जाए चाहे तुम्हारा क्या पूछा जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दोनों इसकी प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होगी। अब जो हमारा सवाल है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में, यहां पे गौर करेंगे। इसका जो एक्सपेरिमेंट था, यहां पे दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, बोर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी हम ड्रॉ करेंगे इस बात का ख्याल रखना है कि ये जब भी कोई चीज बनाते हो बाहर मैग्नेट के लिए और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस बात का ये ख्याल रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कराना है। ऐसा बनाना है कि ये लाइन एक दूसरे को टच ना करे। इतनी बातें समझ में आ रही है, एक दूसरे को टच ना करे, ये कवर करना है। इसका डायग्राम मिलेगा तुमको। एक तो इसका डायग्राम अभी तक क्या हुआ, पहला क्वेश्चन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दूसरा क्वेश्चन ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ होगा। उसके बाद यहां पे हमारा ये आता है व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मान लो ये जो है, अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड को मान लो हम थोड़ी देर के लिए ये क्रॉस कर रहा है, ठीक। तो यहां पे अगर हम कंपास नीडल लगाते हैं तो कंपास नीडल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये हमको कहां लगाना है। तो इसीलिए जब वहां लगाओगे ये एक अलग डायरेक्शन शो करता है। इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। एक सवाल ये भी नोट करना है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब तक अभी 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए। उसके बाद अब जो हमारा कंटेंट है वो आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट वाज एक्सीडेंटल फिनोमेनॉन। इसका क्रेडिट जाता है किसको, एससी ओस्टर्न इन 1820 में। तो इसका होता क्या है देखना है यहां पे। यहां पे हुआ क्या, एक लाइव वायर, ये एक लाइव वायर है, ये करंट को लेके जा रहा है, ठीक है। और अचानक से जो कंपास है वो मान लो इस पर पड़ गई होगी या इसके आसपास आ गई होगी। तो कंपास नीडल में क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन है वो शुरू हो गया, डिफ्लेक्ट करता है। तो जब डिफ्लेक्ट करता है तो पता ये लगा कि ये जो कंपास नीडल होते हैं ये डिफ्लेक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब मान लो तुम्हारे हाथ में कंपास नीडल है, तुम इस कमरे में खोजना चाहो कहां पे मैग्नेट है, ठीक है। तो उसको लेके जाओ सब कोने में। अगर कहीं पे लेकर के जाओ और कहीं पे उसमें क्या हो, तुम्हारा वो डिफ्लेक्शन हो जाए, इसका मतलब हुआ कि उस एरिया में उस जगह पे क्या है, मैग्नेट मौजूद है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही करता है। तो जब ये यहां पर डिफ्लेक्शन शुरू हुआ कंपास के साथ, तो पता ये लगा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। उसके बाद क्या था, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो चला जाता है एससी ओस्टर्न को 1820, ठीक। अब उसके बाद क्या था, अब उसके बाद लोग इस बात के लिए परेशान
कि भाई ये जो है हमारा जो अब करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लग रहा है या मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बन रही है, इस बात के लिए शुरू होगी जद्दोजहद। क्या होगा तब उसके बाद एक साइंटिस्ट का तुम्हारे को दिया गया है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, या हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेट कंडक्टर्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं किसका, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अब अगर सपोज करो कि ये हमारा स्ट्रेट वायर है, इसको हमें क्या करना है, राइट हैंड से पकड़ना है, और राइट हैंड से हम पकड़ेंगे ये जो हमारा थंब है ये पॉइंट करेगा इसको करंट की तरफ, ये करंट का डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। तो जब ये करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, ये जो कर्ल है हमारा, ये जैसे बनेगा ये यूं, ठीक, ये जो कर्ल हमारी बनेगी, समझ रहे हो, जिधर ये मुड़ेगी हमारी, वो डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब जब इसको हम यूं रखेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे, तो ये जब हम देख रहे हैं ये हमारा, तो ये एक तरह का क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है। तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक। और जिधर हमारी ये कर्ल ऑफ फिंगर बन रही है, ये किसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो अब अगर यहां पर देखते हो, ये हमारा अगर करंट का डायरेक्शन ये अगर हमारा क्लॉकवाइज है, तो जब ये इसकी जब मान लो इसको हमने यूं पकड़ा, वायर है हमारा, इसको मैंने यूं पकड़ा करंट, तो ये हो क्या रहा है, देखो क्या हो रहा है, बताओ फटाफट, ये इस तरह से बन रहा है आगे की तरफ यूं, तो ये किसका डायरेक्शन है, करंट का। अब मैग्नेटिक किसका डायरेक्शन हो रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब ये देखोगे जब करंट डायरेक्शन क्या है, कैसा है, ऊपर क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेटिक कैसा बन रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बन रहा है, एंटी नहीं समझ में आया, ये यूं पकड़ो, अब देखो ये किधर मुड़ रही, तो ये कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है हमारा, बोलो, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे देखना, ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन कैसा है, सॉरी यहां पे देखो, यहां पर करंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो ये जो हमारा थंब है, इसे मैं यूं करूं, तो अब हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, यूं 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 आ रही है ना। तो जब ये ऐसे आ रही है, इसका मतलब हुआ कि ये एंटी क्लॉकवाइज है करंट, ये किधर आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है। तो अब यहां पर ये जो हमारा बनेगा इसके चारों तरफ, ये कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज की, कैसा बनेगा, ये क्लॉकवाइज हुआ, और ये क्या हुआ सर, वोल्टा सेम है, क्या वोल्टा एंटी क्लॉक गलत डायग्राम है, क्या चीज बोल रहे हो, इसका डायग्राम सर, उसका एरो इधर कर दीजिए। ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, क्लॉकवाइज। इसका फील्ड क्या होगा, कैसे होगा, यूं, यस सर, हो गया ये। एंड मतलब ये दिमाग में अपने बैठा करके रखना है तुमको कि अगर हमारा करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, ठीक, तो जिधर हमारी कर्ल होगी वो एंटी क्लॉक हो जाएगी, और जब ये हमारी एंटी क्लॉक होगी तो ये हमारी क्लॉक होगी। अब यहां पे गौर करने वाली बात क्या है, समझो, ये जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है हमारा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, तो इसमें चेक करो नीचे
ये दिख रहा है हमारा, हमने क्या किया, ये कार्डबोर्ड लिया और यहां पर हमने क्या किया, आयरन फाइल रख दिया, आयरन छोटे टुकड़े। जैसे इसके अंदर हमने करंट को पास किया, स्ट्रेट वायर है, देख लो कैसा वायर है, ये स्ट्रेट वायर है। तो जब भी तुम्हारा स्ट्रेट वायर पास वो हो रहा है, पास हो रही है इसमें, ये स्ट्रेट वायर हो रहा है, इसमें देख रहे हो ये आयरन फाइलिंग जो है तुम्हारी कैसा बन गया, वो कैसा बन गया, सर्कल में बना कि नहीं, कंसेंट्रिक सर्कल में बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा स्ट्रेट वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, कोई दिक्कत। अब कॉमन सेंस लगाओ कि जब वायर स्ट्रेट है, जो फील्ड हमारा बन रहा है वो एक लगता है सर्कल की तरह बन रहा है। अब जब हमारा वायर ही सर्कुलर होगा तो फील्ड हमारा स्ट्रेट नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेट वायर में पास होती है या सर्कुलर वायर में पास होती है, डाउट है तो पूछना। अगर करंट हमारा स्ट्रेट वायर में पास होती है और करंट हमारा सर्कुलर वायर में पास होती है, तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फिर समझो, अगर ये हमारा स्ट्रेट वायर है, इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसको पकड़ा यूं, तो ये थंब हमारा क्या बता रहा है, करंट का डायरेक्शन बता रहा है। तो अब जिधर हमारी ये उंगलियां मुड़ेंगी, ये जिधर से ऐसे मुड़ेगी, ये किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। अब यहां पे गौर करो क्या है, अब यहां पे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इस वायर के अंदर वो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। सबसे पहला देखना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। क्या मतलब, मैग्नेटिक फील्ड को फिजिक्स में हम लोग डिसोसिएट करते हैं, और अगर हम करंट बढ़ाएंगे इस वायर में, अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो सपोज करो कि इसमें हम 5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, ठीक। अब 5 एम्पियर से हमने क्या किया, 10 एम्पियर करंट पास किया। तो 10 एम्पियर जब करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दूसरा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ वायर। अब वायर जितने करीब आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा लगेगा। अब ये ले लो कोई भी चीज, या कंपास ले लो या आयरन टुकड़े ले लो, जब इसको मैं करीब ले जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा, दूर लेके जाएंगे तो कम करेगा। इसका मतलब हुआ कि वायर जितने करीब गए फोर्स उतना ज्यादा लग रहा है, जितना दूर भागे फोर्स उतना कम लग रहा है। ये एक्सपेरिमेंट हाई टेंशन वायर पे चढ़ के देखो, पता लग जाएगा खंबे पे करीब जाके क्या फायदा होता है और दूर जाने की क्या नुकसान है, दोनों समझ में आ जाएगा। अब यहां पर इक्वेशन 1 और 2 अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो मुझे मिलेगा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बाय R मिलेगा। अब ये साइन हम यहां से हटाएंगे, ये हमारा हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट वायर के लिए स्ट्रेट क्या हुआ, क्या डाउट है, 2 पाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, म्यू नॉट भी तो आ गया चुपचाप यहां पे, म्यू नॉट बाय 2 पाई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। फिर से बोलो क्या है ये, बोलने को तैयार क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या चीज, म्यू बाय 2 पाई। तो अब यहां पे क्या देख पा रहे हो, यहां पर जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट वायर
B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr। इस फॉर्मूले से हम स्टेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दैट? आई की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो। तो आर ध्यान रखना है, यहां पे डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ वायर, हियर आर इज नॉट अ रेडियस। स्ट्रेट वायर में फिर से समझो, स्ट्रेट वायर में यहां पर आर जो है वो क्या है? रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ वायर। तो मतलब स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर जो भी होगा उसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसका फॉर्मूला होगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक, तो म्यू नॉट बाई 2π इज अ प्रोसिडिंग कांस्टेंट, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4π इंटू 10 टू द पावर। अरे ये ऑफ है, तुम ऑन ने किया था इसको। सर वो तो आप करेंगे, आपको जाएगा। चलो, यहां तक कोई दिक्कत, डाउट क्लियर हो रहा है? तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में जो अभी मैंने तुमको दिखाया था, क्या देखे थे अभी पहले डायग्राम दिखाया था मैंने? जी सर। उसको ध्यान रखना, एनसीईआरटी में बना हुआ वो कार्डबोर्ड डायग्राम है। अब देखो यहां गौर करो, ये तो था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। अब हमारा देखो क्या दूसरा टॉपिक, केस हमारा है केस 2, मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर। तो अब अगर हमारा ये सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगी, तो सर्कुलर वायर में अब वायर हमारा सर्कुलर है, जब वायर हमारा सर्कुलर है तो इसमें ये हमारा करंट है। अब हमें गौर करना है, अब यहां गौर करो, ये करंट का डायरेक्शन कैसा बनाया है? देखो तो कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे करंट का डायरेक्शन कैसा बनाया मैंने? क्लॉकवाइज। अब गौर करना है पहली बात, अभी जब वायर हमारा स्ट्रेट था तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे कैसे लग रहे थे? सर्कल पे लग रहे थे। जल्दी बताओ। तो लेकिन वायर कैसा था? स्ट्रेट। वायर कैसा था? और अब वायर कैसा है? अब वायर कैसा है? सर्कुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? अब जब वायर सर्कुलर है उसकी फील्ड किधर लग सकती है? स्ट्रेट पे। तो कहने का सेंस क्या हुआ? फॉर अ स्ट्रेट वायर कंडक्ट, स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एंड करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड का डेमोन्स्ट्रेशन हम जो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा ये टर्म्स हम बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ताकत भी बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए सर्कुलर के लिए यहां पर हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है। यहां पर एक फॉर्मूला हमारा क्या जनरेट होता है? देखना, यहां पर हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। यानी अगर हम मैग्नेटिक करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं 5 एम्पियर टू 10 एम्पियर, 10 टू 15 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ, अभी दिखाया मैंने, 1000 सर्कुलर वायर ले लो। और तीसरा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। अब यहां आर डिस्टेंस नहीं है, अब आर यहां पर रेडियस है। बोलो बातें समझ में आ रही है? नाउ कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो बी एन आई बाय क्या मिलेगा हमें? आर। बी डायरेक्टली एन आई बाय आर मिलेगा। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और आर क्या है यहां पर? रेडियस, और आई क्या है? करंट। अब यहां पर ये साइन हटाओगे तो B इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट एन आई बाय 2R, जहां पे फाइल लगी। कोई फील्ड पर स्केल में लग रहा है? यस।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट NI/2R, ये फॉर्मूला लगेगा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो फिर से रिकॉल करो कि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इन दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड का डेमोन्स्ट्रेशन या मैग्नेटिक फोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड। बोलो, कोई दिक्कत यहां पे? उसके बाद तीसरा हमारा आता है सोलिनोइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, तीसरा केस है हमारा। क्या है तीसरा केस बताना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनोइड। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केस 3, मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू सोलिनोइड। ये कुछ ऐसा होगा, ये लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल होगा, ऐसा कुछ हेलिकल कॉइल। देखे हो क्या होता है? लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल, इसको क्या बोलते हो? बोलो, लफ्ज में क्यों दर्द हो रहा है? लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल क्या बोलते हैं इसको? सोलिनोइड है। अब सोलिनोइड में क्या होता है देखना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, मैग्नेटिक फील्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब गौर करना है, जो बड़ा वाला एन मैंने लिखा था, ये क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये छोटा वाला जो एन लिख रहा हूं, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एन बाय एल, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पढ़ो इसको पढ़ो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या हो गया ये? स्मॉल एन। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता है ओनली नंबर ऑफ टर्न्स, उसके बाद उसका लेंथ गिवन होता है, तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नाउ कंबाइन द इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को जब कंबाइन करोगे तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? NI। उसके बाद क्या हो जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट NI। इसका मतलब क्या हुआ कि सोलिनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI। तो म्यू नॉट को क्या ले रहे हैं? 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और N लेना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I यहां पे होगा करंट। कोई डाउट यहां तक? सर इसका थोड़ा लॉजिक समझा लीजिए। नहीं, थोड़ा सेम ही है कि अलग है? इसको ऑफ करो, तब इसको लॉजिक से अच्छे से बात करेंगे। सोलिनोइड हो गया। चलिए अब देखना है इलेक्ट्रो मैग्नेट। अब यहां गौर करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमको बनाना है, हम क्या करेंगे? हम यहां पर लेंगे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। सवाल यहां पे एक और हमारा आएगा, क्या समझो? एक सवाल लिखो व्हाट इज सोलिनोइड, एक सवाल ये लिखो इमरान, लिखो वो बच्चा इमरान, भाई इमरान गर्मी क्या है? अब देखो ना बोर्ड पे सवाल क्या राइज होता है, वाई सॉफ्ट आयरन यूज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में सॉफ्ट आयरन का ही इस्तेमाल क्यों होता है? सवाल ये भी लिखो, वाई सॉफ्ट आयरन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तुम किस जोर से हो? तुमको सब आता है पहले से, ये तुम नहीं लिख रहे हो। अरे अभी जग जाओ नींद से, अभी जग जाओ नींद से, पढ़ लो मेहनत से। डिप्रेशन। चलो देखो यहाँ बोर्ड पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का देखो यहाँ पे, नेचुरल मैग्नेट है या इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे अच्छा मैग्नेट इसलिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत को हम अपने
इच्छा के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। समझ गए? इलेक्ट्रोमैग्नेट में यही होता है। अगर इसके हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर हम इसका करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। जैसे मान लो 5 एम्पियर पे मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट नहीं है, 10 एम्पियर कर देंगे। 10 एम्पियर पे सफिशिएंट नहीं है, 15 एम्पियर कर देंगे। ठीक है? अगर मान लो हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मैंने कुछ और लिया है, उसको बढ़ा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें बढ़ानी है, करंट बढ़ा देना है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा देना है। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर बढ़ा देते हो तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये जो फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार होता है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ये यूज होता है। ये फॉर्मूला यूज होता है सोलेनोइड के लिए भी, और ये फॉर्मूला यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए भी। अब यहां पे क्या होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने घटाने के लिए यहां पे 3 चीजें हैं। एक है हमारा करंट, दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और तीसरा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो हमने मटेरियल लिया है कोर में, नेचर ऑफ कोर मटेरियल जो मैंने कोर में लिया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहां पर आयरन के अलावा कुछ और यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आएगी। तो 3 बातें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एक हो जाता है हमारा करंट का मैग्नीट्यूड, दूसरा हो जाता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और तीसरा हो जाता है हमारा नेचर ऑफ कोर मटेरियल। लेकिन फॉर्मूला हमारा बनता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है? इसका यूज हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक ट्रेन में, या अगर किसी पेशेंट के अंदर मान लो स्मॉल आयरन स्प्लिंटर चला गया तो जो आंख का डॉक्टर है वो यूज कर सकता है उसको बाहर निकालने में। उसके बाद इसका यूज होता है तुम्हारा मैग्नेटिक क्लॉक में, मैग्नेटिक लॉक वगैरह में, मैग्नेटिक लॉक में। उसके बाद अगर मान लो कोई हैवी ऑब्जेक्ट को हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है वहां, उसके बाद इसका यूज होता है एमआरआई मशीन में। इसमें एमआरआई मशीन देखोगे, जब एमआरआई मशीन देखोगे, जब एमआरआई कभी कराओगे तो देखोगे वहां लिखा रहता है, उसके ऊपर टेस्ला लिखा रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या बताया अभी? टेस्ला। ये है तुम्हारा एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। रेजोनेंस केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, बेंजीन की रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होता है जी। बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होते हैं, नहीं पता? वेरी गुड। चलिए अब हम बात करेंगे चलो देखो इसको थोड़ी देर के लिए देखो। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स व्हेन चार्ज पार्टिकल dropped in uniform magnetic field। अब यहां पे गौर करो कि जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर पेपर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए आता है, डायरेक्शन सेम बनानी है, लाइनिंग सेम खींचनी है, दोनों फील्ड के बीच में, लाइन के बीच में गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर मान लो एक मैग्नेट यूं है, एक यूं है,
एक यूं है, एक ऐसे है, एक ऐसे, ये सारे नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसकी डायरेक्शन इक्वल नहीं है। समझ रहे हो? डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और सब कुछ। अब देखो यहां पे इसमें एक चार्ज पार्टिकल हमने ड्रॉप किया, अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, क्या लगेगा? फोर्स। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, इसको देखो, जहां पे होगा हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डज इट मीन? ये मैग्नेटिक फील्ड की ताकत जितनी ज्यादा होगी, मान लो ये है हमारा 5 टेस्ला, हमने इसमें 5 टेस्ला से बढ़ा के कर दिया 10 टेस्ला, तो जब 10 टेस्ला हम बढ़ा करके कर देंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी चार्ज, वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी। उसके बाद तीसरा आता है चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चौथा आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, मतलब फिजिक्स में एंगल का भी इंपोर्टेंस होता है, ठीक है। अगर हम चारों को कॉम्बाइन करते हैं, चारों को अगर कॉम्बाइन करते हो तो तुमको क्या मिलेगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी भी क्यू साइन थीटा। बोलिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एफ इक्वल टू ए बी भी क्यू साइन थीटा, यहां पे क्या हो गया? कांस्टेंट। अब अगर तुम यहां पे के की वैल्यू क्या ले लो? 1, एफ इक्वल टू हो जाएगा बी भी क्यू साइन थीटा। बोलिए बात समझ में आ रही है? अब अगर मान लो कि चार्ज पार्टिकल हम मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल से, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा बी भी क्यू, इसी को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। क्या? लॉरेंज फोर्स। ये फोर्स पूछा गया है एमयू के साथ साथ जामिया के डिप्लोमा में। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला है एफ इक्वल टू बी भी क्यू। बोलो, नहीं आ रहा है समझ में? क्या होता है? बी भी क्यू। इसमें बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स है? अब यह गौर करना है, ये जो हमारा लॉरेंज फोर्स है, दिस वन, तो लॉरेंज फोर्स में क्या है? देखो यहां पे हमने क्या लिखा? एफ इक्वल टू बी भी क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं। बी लॉरेंज फोर्स। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स? इस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। किसमें? यानी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टडी करने में आप कर सकते हो। अब यहां गौर करना मेरे भाई, अगर मान लो ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, क्या है? किसी एटम का न्यूक्लियस है। अब अगर ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबार्डिंग जैसे रदरफोर्ड ने करवाया, या मान लो मैं इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करा रहा है, तो अपने ब्रेन के अंदर बैठाना है, जब मुझे इस एटम के न्यूक्लियस को हिट करना है, वी वांट टू ब्रेक इट। जब तुम उसको ब्रेक करना चाह रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लाना है, ये न्यूट्रॉन तुमको दिख तो नहीं रहा है कि तुम मारेगा उसके ऊपर, कंचक्टियल लाइन ऐसे मारेगा, कंचा तो दिख रहा है तुमको नहीं आता। तो कहने का सेंस क्या हुआ मेरे भाई, ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं और अनचार्ज पार्टिकल होते हैं, इन दोनों की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, तब उसको टारगेट करते हैं, और उसकी जो वेलोसिटी है हमको बढ़ानी है, टारगेट करनी है, तो उसके लिए यूज होता है
वैन डी ग्राफ जनरेटर एंड साइक्लोट्रॉन। क्या यूज होता है? वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर एंड साइक्लोट्रॉन। फिर इसको हम यहां पे हिट कराएंगे। देखो यहां पे इस एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल भी, बीटा पार्टिकल भी, न्यूट्रॉन भी, गामा भी। लेकिन वाई वी चूज द न्यूट्रॉन? हमने न्यूट्रॉन ही क्यों चूज किया? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। अब फिर अपने ब्रेन के अंदर बैठाओ, जिस पार्टिकल का इस्तेमाल किसी भी एटम के न्यूक्लियस को आर्टिफिशियल तरीके से तोड़ने में किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। द पार्टिकल्स विच आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। बेस्ट प्रोजेक्टाइल कौन है? न्यूट्रॉन। इसको प्रूव किया था एच ब्लैकअप डब्ल्यू बॉक्स इन 1932। तो इसको ऐसे ब्रेक क्यों किया जाता है? फायदा क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके बाद इसमें एनर्जी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी नहीं करोगे। वेरी गुड। न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम नहीं सुना? जब तुम इसको एक बार हिट कर देते हो ना, ये क्या हो जाता? अनकंट्रोल्ड। क्या हो जाता है? अनकंट्रोल्ड। ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको बोला जाता है हिंदी में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। आप कॉमन सेंस लगा, अगर ये इतना फास्ट टूटता है, देखो यहां पे अच्छा समझो, अगर कोई काम, कोई रिएक्शन इंस्टेंटेनियस बहुत फास्ट हो रहा, एकदम या बहुत स्लो, सुस्त की तरह हो रहा, उसका हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं। हमें चाहिए एनर्जी, तो हमारे लिए इसको चाहिए कि भाई मॉडरेट हो। तो अब ये अनकंट्रोल्ड है, तो अब इसको अगर हमको यूटिलाइज करना है अपने लाइफ में, हमें से एनर्जी जनरेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल करनी पड़ेगी। इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को पूरी बात समझ में आया? इसीलिए उसमें क्या हुआ, पहले अच्छे से समझ लो। ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए वजूद में आया न्यूक्लियर रिएक्टर। समझ गया? वो क्या करता है न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर तुम्हारा करता क्या है? वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। 2 December 1942 from USA, Enrico Fermi, who designed the first nuclear reactor. A nuclear reactor is a device that converts nuclear energy into electrical energy. समझ गए? और इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोलिंग रॉड लगाई जाती है। कंट्रोलिंग रॉड जो कि कैडमियम या बोरॉन की बनी होती है। अगर एंट्रेंस में पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड इज यूज्ड एज अ कंट्रोलिंग रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यू कैन टिक आउट ऑन कैडमियम या बोरॉन रॉड। इस पर टिक लगा सकते हो। क्लियर है? क्यों? ये न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है। अगर न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं करेगा, रिएक्शन को ये फिर अनकंट्रोल्ड कर देगा। क्या कर देगा? ये अनकंट्रोल्ड कर देगा। और इनके अंदर फ्यूल यूज होती है, फ्यूल यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूल। ये क्या करता है सर? रॉड के बॉक्स होती है ये फ्यूल। अबे मेरे भाई, तू जनरेटर चलाएगा बिना डीजल के? नहीं। हाँ, रिएक्टर बना लिया तो फ्यूल नहीं लगेगा? यस सर। लगेगा? अबे लगेगा जी सर। दैट इज न्यूक्लियर फ्यूल। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, इसको न्यूक्लियर फ्यूल बोला जाता है। इसके अंदर यूज होती है कूलेंट। जैसे कार में कूलेंट लगता है, वैसे जो रिएक्टर के अंदर भी कूलेंट का यूज होता है। इसमें यूज करते हैं हम लिक्विड सोडियम, या इसके अंदर हम यूज करते हैं हैवी वाटर। क्या यूज करते हैं? हैवी वाटर। ये कूलेंट है, तो ठंडा रखेगा उसको।
उसके बाद इसके अंदर यूज होता है हमारा मॉडरेटर। क्या यूज होता है? मॉडरेटर। उस मॉडरेटर में क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यूज होता है, या तुम यूज कर सकते हो हैवी वाटर, D2O यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हैवी वाटर का फॉर्मूला है D2O। अबे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, उसमें D2O यूज होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको बोला जाता है हैवी वाटर। हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट, इसका यूज किया जाता है कहां? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज अ मॉडरेट। फिर समझो, एज अ मॉडरेटर। और अगर ग्रेफाइट का यूज करते हैं हम लोग रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर, तो रिएक्टर को कहा जाता है एटॉमिक पाइल। और जब हम हैवी वाटर का यूज करते हैं तो रिएक्टर को कहा जाता है स्विमिंग पूल रिएक्टर। क्या? स्विमिंग पूल रिएक्टर। ऐसा नहीं होता कि डेली इसमें फ्यूल डालना है, एक बार डालो 3 से 4 साल तक जरूरत नहीं पड़ती फ्यूल डालने की। और इसके ऊपर यूज किया जाता है प्रोटेक्टिव शेड, जो कि कंक्रीट की बनी होती है। ऐसे तो सर, इसलिए मोहतरम, अगर इसमें लीकेज हुआ, ये अल्फा अब बीटा गामा जैसी रेडिएशन निकलती है इससे, और गामा अगर तुम्हारी स्किन पे पड़ गया तो तुम्हारा डीएनए कैरेक्टर चेंज कर देगा गामा। और जो कैंसर, स्किन कैंसर होगा तो भी करेगा। तो कुछ इंफॉर्मेशन और दिमाग में बैठा लो, अभी एंट्रेंस एग्जाम भी दोगे बोर्ड एग्जाम के बाद। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे देखो, कोबाल्ट हो रहा है कैंसर, तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। सोडियम 23 का यूज होता है हार्ट ट्रीटमेंट में। आयोडीन 131 का यूज होता है वाइट ट्रीटमेंट। तो इसी वजह से यहां पर क्या है, इंडिया में जादूगोड़ा से आता है न्यूक्लियर फ्यूल। जादूगोड़ा से, ये 11th एंट्रेंस जामिया में पूछा गया था, न्यूक्लियर फ्यूल तुम्हारा कहां से आता है। इसकी जब तुम एनर्जी निकालोगे, आइंस्टीन क्वेश्चन यूज करते हैं, इक्वल टू MC स्क्वायर। ये वाला इसके ऊपर यूज होता है। कौन सा यूज होता है? इक्वल टू MC स्क्वायर। ये बंद है क्या? बंद क्या हो जाता है? चार्ज नहीं होगा। इक्वल टू MC स्क्वायर, इस फॉर्मूले में लगाते हैं। तो इसलिए हमारा यहां पर जो रिएक्टर है तुम्हारा, तो उसकी वो क्या, जैसे से पूछा अभी कि सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा क्या है? जब किसी एटम का न्यूक्लियस ब्रेक होगा, न्यूक्लियस जब ब्रेक होती है, उससे अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन से निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल बीटा और गामा रेडिएशन से निकलती है न्यूक्लियस के अंदर से। तभी तो इस फेनोमेनॉन का नाम है रेडियो एक्टिविटी, हिंदी में कहते हैं रेडियो सक्रियता। और इट वॉज अ एक्सीडेंटल फेनोमेनॉन, और इसकी क्रेडिट चली गई हेनरी बैकरल को 1896 में। और कंपाउंड का नाम था पोटासियम यूरेनिल सल्फेट। और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है बैकरल, और 1 बैकरल होता है 1 DPS। इसकी दूसरी यूनिट होती है क्यूरी, और 1 क्यूरी होता है 3.7 × 10⁻10 DPS। और इसका तीसरा यूनिट होता है रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड होता है 10⁻6 DPS। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेट। जब किसी एटम के न्यूक्लियस से एक अल्फा निकलेगी, मास नंबर डिक्रीज बाय 4 यूनिट, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 यूनिट। जब बीटा निकलेगी, मास नंबर रिमेनिंग सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तभी तो आइसोटोप्स वजूद में आया सोडी के द्वारा। पढ़ोगे रदरफोर्ड, सोडी, पता क्या है आगे, और कुछ जानना है? क्या कह रहे हो? साइंस नहीं, साइंस लेंगे तो साइंस से तो है क्या, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? चलो बोलो आगे, क्या बोल रहे थे? बताना फिर से, मैं सुना नहीं। सर इंग्लिश का सैंपल पेपर दे दीजिए।
जो बच्चों पढ़ाने आया ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो देखो यहाँ पे, अब हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहली बात दिमाग में बैठाइए कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, रूल्स की संभावनाएं पेपर में उतनी नहीं होती। रूल लिखो, रूल वैसे हमने लिखवा दिया क्लास में, रूल लिखो। संभावनाएं होती हैं एप्लीकेशन, कि अगर मान लो एप्लीकेशन ये है कि जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या हुई, ये करंट कैरिंग वायर है, क्या है, करंट कैरिंग वायर है। इसमें पूछता है कि मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लग रही है, ये सवाल आ जाता है, ठीक है। या फिर दूसरा सवाल हमारा कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा आ रहा है, ये मैंने प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ये सब कंफ्यूज करता, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। ऑफ करो उसको, कौन है रे?